Hello everyone, this is Palak Agarwal, Senior Faculty from the course Edu. So today this will be our first class for the CLAT 2021. Yes students, we are presenting you the full course for the CLAT 2021, and in this course we will discuss various subjects relating to the law. इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग आपके साथ जितने भी कंसेप्ट होते हैं रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिगार्डिंग द इंडियन टॉर्ट्स एंड द अदर वेरियस लीगल ग्लॉसरीज एंड द मैगजीन्स रिलेटिंग टू लॉ, हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो मेरा मेन मोटिव है आपके साथ डिस्कस करने का, वो मेन मोटिव ये है कि मैं आपको फेमिलियर कराऊं उन वर्ड्स से जो आपको कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने में यूजफुल होंगी. देखिए, अभी जो हमारे पास न्यू पैटर्न आया है, उस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपका पूरा का पूरा पेपर स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया गया है. अभी आपको जो पेपर आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रीहेंशंस. आपको कॉम्प्रीहेंशंस की फॉर्म में जो है वो पेपर आएगा. उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे रिलेटिंग टू द पैसेज. अब जो पैसेज है वो आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप उस पैसेज के अंदर से, जब आपको उस पैसेज के जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होंगे. जब तक आपको वर्ड्स के जब तक आपको वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप पैसेज को आंसर नहीं कर पाएंगे. सो माई मेन मोटिव, मेरा मेन मकसद क्या रहेगा कि मैं आपको डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग समझाऊं, उनका लीगल कंप्लायंस समझाऊं, और जो उनका मतलब निकलता है मैं वो चीजें आपसे डिस्कस करूं. ठीक है जी. तो एक पूरा हमने लंबा सफर हमारा तय करना है. मेरी क्लास के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी. रीजनिंग की क्लास के बाद आपका इंग्लिश का एडिटोरियल जो है वो डेली आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा. सो प्लीज, अगर आप क्लैट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इफ यू आर इन +2 और आपका मेन जो गोल है दैट इज टू क्रैक द क्लैट 2021, तो उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी है, तो इससे बेटर है कि आप डेली अपने रेगुलरिटी के अंदर ये लेक्चर्स को फॉलो कीजिए. ठीक है जी, ताकि आप लोगों को चीजों को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. ठीक है जी. तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के कंसेप्ट की ओर चलते हैं. चलिए जी, देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 चीजें जो है वो ऐड की हैं. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. सब्जेक्ट का हमारा नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सब्जेक्ट का हमारा जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब देखिए, अगर मैं पुराने वाले पैटर्न की बात करूं तो पुराने वाले पैटर्न के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता था, क्योंकि पुराने वाले पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाते थे एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द बेयर एक्ट बेसिस. अगर पुराने वाले पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं आपसे पूछूं तो उसके अंदर आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से एक ईयर के अंदर आया था, जो कि 1872 था. लेकिन अब आपका पेपर को पढ़ने का, पेपर की तैयारी करने का और पेपर को अटेम्प्ट करने का सारे जो आपके प्रोसीजर्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं. तो अगर पेपर अटेम्प्ट करने का ही प्रोसीजर चेंज कर दिया गया है तो दैट मीन्स मुझे मेरा पढ़ाने का प्रोसीजर भी चेंज करना पड़ेगा. तो इसीलिए अब हम लोग इन चीजों को ना पढ़ते हुए अब हम क्या बात करेंगे, अब हम सीधा इनके कंसेप्ट की बात करेंगे. कंसेप्ट की बात करेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं, किस लिए ये लाई गई थी और ये क्या होता है, किस लिए लाया गया था, क्यों लाया गया था. ठीक है जी. तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. अब देखिए, आपने जब भी मेरा लेक्चर लगाना है बिल्कुल खुले दिमाग से लगाना है. कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए. बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से आपने लेक्चर को अटेंड करना है. मैं आपको कहानियां बना के पढ़ाऊंगी, कहानियां बना के आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे और मुझे भी इंटरेस्ट आए पढ़ाने में. ठीक है जी. तो देखिए, सबसे पहली कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे
किस लिए आए थे? बेसिकली वो ट्रेड पर्पस के लिए वो इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है जी, ट्रेडिंग करने के लिए वो इंडिया के अंदर आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स कहते कि ऐसे तो हमारा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो कहते कि हम खुद से ही कुछ रूल्स बना लेते हैं जो कि हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है जी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्होंने बना दिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था? इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग करते थे, ठीक है जी, जो दो पार्टीज आपस में इन्वॉल्व होती थी उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते थे कि वो दो पार्टीज आपस में किस तरीके से डील करेंगे, क्या क्या उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे, ठीक है जी। अगर वो अपना दिया हुआ प्रॉमिस किसी को पूरा नहीं करते तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक क्या बनाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया, ठीक है जी। आई होप आप सब लोगों को यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए बेसिकली होता क्या है, हम लोग अपनी एक लाइफ के अंदर, एक लाइफ की तो बात अगर मैं बाद में करूं, विद इन डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कहोगे ये मैडम क्या बोल रहे हैं, हमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठते हो, न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर लेते हो, ठीक है जी। आपने उनसे न्यूज़पेपर लिया और आपने उनको 5 रुपए का सिक्का थमा दिया, यानी कि आपने एक न्यूज़पेपर लिया, सेलिंग एंड परचेजिंग हो गया। दूसरा, आपने दूध वाले भैया से दूध लिया और उनको पैसे दे दिए, यानी कि फिर से सेलिंग एंड परचेजिंग हुआ। आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज जाने के लिए आपने ऑटो लिया, ठीक है जी, कॉलेज जाने के लिए आपने ऑटो लिया, आपने ऑटो वाले भैया की सर्विसेज ली और उनको पैसे पे कर दिए। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने सेलिंग एंड परचेजिंग की। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप कहोगे मैम क्लियर नहीं हो रहा मुझे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? देखो, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये एक चार्ट समझाना चाहूंगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटा सा, ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, एक ये चार्ट रेडी किया है, मैं ये आपको चार्ट समझाना चाहूंगी। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी और ऐसी डेफिनेशन याद करवाऊंगी मैं आपको जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आ गया तो आप ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा, और ये चार्ट दिमाग में रखते हुए आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। देखिए मैंने एक यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफर। ऑफर क्या होता है? देखो, ऑफर होता है किसी को भी कुछ भी पूछना। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, अब एक बात प्लीज मेरी ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखिए, ए ने बी को कहा कि भैया मुझे तुम्हारी वॉच खरीदनी है, क्या तुम मुझे अपनी वॉच सेल करोगे? दिस इज एन ऑफर। ए ने बी को पूछा, ए ने बी को पूछा कि मैम मुझे आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, क्या आप मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे? दिस इज एन ऑफर, ये भी एक ऑफर है। ए ने बी को पूछा
ए ने बी को पूछा कि भैया मुझे आपकी बस में सर्विसेज चाहिए, मुझे इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? दिस इज ऑल्सो एन ऑफर। तो ऑफर क्या होता है? ऑफर इज अ थिंग जहां पे आप किसी पर्सन को उसके काम करने के लिए हाँ या ना पूछ रहे हो कि वो आपका एक काम करेगा या फिर नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर मैं पुराने पैटर्न की बात करूं तो उसके अंदर अगर पुराना पैटर्न होता तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताती। वो दी हुई है सेक्शन 2A के अंदर। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। ठीक है जी। अब ए ने बी को पूछा कि भैया मुझे आपकी वॉच खरीदनी है, क्या आप मुझे अपनी वॉच सेल करेंगे? बी ने कहा कि हाँ जी भैया, हम आपको अपनी वॉच सेल कर देंगे। दैट मीन्स इसने जो ऑफर किया, इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, हामी भर दी उस ऑफर के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर अब यहाँ पे ए ने बी को पूछा था कि मैम क्या आप मुझे आईसीए पढ़ा देंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बी ने कहा यस बच्चे, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूंगी। तो यानी कि यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो गया मेरा ऑफर। ए ने बी को पूछा कि भैया मुझे स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है, क्या आप मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? बी सेड यस। तो यानी कि तीनों केसेस के अंदर मेरा ऑफर जो है वो क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे एक प्रॉमिस आ गया। प्रॉमिस क्या होता है? हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका ये काम करेंगे। यानी कि जब कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जब कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों इकट्ठे होते हैं तब क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब ऑफर और एक्सेप्टेंस इकट्ठे हो जाते हैं तब मेरा क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है जी। अब ए ने यहाँ पे बी को कहा कि भैया मुझे वॉच खरीदनी है। अब बी कहेगा ठीक है भैया दे दूंगा, लेकिन फ्री में थोड़ी ना दूंगा मैं आपको वॉच। अगर मैं आपको वॉच दूंगा तो आपको भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। ए कहता ठीक है मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो दैट मीन्स ए की तरफ से बी को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपए। और बी की तरफ से ए को क्या मिल रहा है? वॉच मिल रही है। चलो जी, ये केस तो हो गया पूरा। अब यहाँ पे ए ने बी को बोला मैम मुझे पढ़ना है। बी ने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन बी ने कहा बच्चे मैं आपको फ्री में थोड़ी ना पढ़ाऊंगी, कुछ चार्ज करूंगी मैं आपको। ए ने कहा ठीक है मैम, मैं आपको 5,000 रुपीज मंथली फीस पे कर दूंगा। दैट मीन्स ए बी को पैसे दे रहा है और बी जो है वो ए को अपनी टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, हमें ये भी समझ में आ गया। उसके बाद अब ए बी को एक स्टेशन पर छोड़ रहा, सॉरी बी ए को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसे एक स्टेशन पर छोड़ रहा है, और ए जो है वो बी को किराया दे रहा है, फेयर दे रहा है। तो यानी कि मुझे यहाँ से एक बात पता चली कि जब भी दो पार्टीज आपस में कुछ भी ऑफर या फिर एक्सेप्ट करते हैं तो जब एक प्रॉमिस क्रिएट होता है, उस प्रॉमिस के अंदर हमेशा क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। उस प्रॉमिस के अंदर क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के अंदर जो एक प्रॉमिस के अंदर क्या होता है? हमेशा एक कंसीडरेशन होता है। यानी कि कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। यानी कि दोनों पार्टीज आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को रिटर्न कर रहे हैं। फ्री फंड का कुछ भी नहीं मिल रहा है, दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो इसका मतलब अगर कोई भी प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन है, कोई भी प्रॉमिस के साथ कोई भी कंसीडरेशन अगर ऐड हो जाता है तो वो मेरा क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। क्लियर है? तो वो मेरा क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। यानी कि अब मेरे पास एक नया वर्ड हो रहा है, सामने आ रहा है कि जहां पे दो पार्टीज आपस में प्रॉमिस करती हैं, प्लस अगर वो आपस में एक दूसरे को कुछ भी दे रही हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, किसी को भी वॉच बेचना इलीगल नहीं है, लीगल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। किसी को भी पढ़ाना
लीगल है, ठीक है जी, लीगल है। और किसी को भी बस में किराया देके उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो लीगल। तो दैट मीन्स जो ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको लॉ प्रोवाइड कर रहा है, जिनको लॉ एक्सेप्ट कर रहा है, एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, जिनको लॉ कह रहा है कि यस ये आप कर सकते हो, तो जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है तो वो मेरा क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दैट मीन्स अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और आप उनको पेमेंट कर रहे हो, वो आपको पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी से कुछ भी खरीद रहे हो तो वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन की, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते। ठीक है जी, क्लियर है? दस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू लीगल एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू लीगल एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, आई होप आप सब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पक्का क्लियर हो गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जब लॉ आपको अलाउ कर देता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक बात और ध्यान में रखिए, जब कभी भी लॉ आपको अलाउ नहीं करता है तो वो आपका कभी भी एग्रीमेंट की स्टेज के ऊपर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है जी, वो आपका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे नहीं पहुंच सकता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट की स्टेज तक ही रह जाएगा। तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो कभी भी लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं आएगी, यानी कि कोई भी लॉ एक्शन नहीं क्रिएट हो सकता। क्लियर है? चलिए, अब वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक टाइप्स होते हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले वो कहता है क्रिएशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स होते हैं, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। ठीक है जी, चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम बोल के एक्सप्रेसली रिटन में हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए ए ने बी को कहा कि मुझे आपका घर खरीदना है। अब घर खरीदने के लिए मुझे कागज बनाने पड़ेंगे, एक्सप्रेसली कागज बनाने पड़ेंगे, और इसने इसको बोल के कहा, दैट मीन्स दिस इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बोलकर, लिखकर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे आपके बिहेवियर से पता लगता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पे जाके टेबल पर बैठ गया। अब टेबल पर जाके बैठने का क्या मतलब है, दैट ही वांट सम फूड, वो खाना खाना चाहता है, एंड ही इज विलिंग टू पे। वो यही कह रहा है रेस्टोरेंट के ओनर को कि भैया अगर मैं यहाँ बैठ गया तो दैट मीन्स मुझे खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो आपके बिहेवियर से पता चलता है। ठीक है, जो आपके बिहेवियर से पता चलता है, हम लोग इसको जो है वो कह के या फिर बोल के या फिर लिख के नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन एक बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर ने कहा टिकट ले लो, उन्होंने टिकट ले ली। दैट मीन्स उनका आपस में कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि भैया आप मुझे वहां छोड़ दोगे या फिर नहीं छोड़ोगे, पहले मुझे बता दो। नहीं, वो बस में चढ़ गया, उसने टिकट ले ली, दैट मीन्स इम्प्लाइड है कि वो उसको अपने ठिकाने पर छोड़ देंगे जहां पे भी ए को जाना होगा।
क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड ईडी, दैट मीन्स दिस इज इन द पास्ट, ये पास्ट की फॉर्म है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए ने बी को कहा कि भैया मुझे आपकी वॉच खरीदनी है, सर मुझे आपकी वॉच खरीदनी है, बी ने कहा ओके आई विल गिव यू माई वॉच फॉर 1000 रुपीज। ए ने कहा ओके, ए ने इनको 1000 रुपए दे दिए और बी ने इनको अपनी वॉच दे दी। दैट मीन्स दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। That means now the contract has become executed contract, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी यानी कि दिस इज इन फ्यूचर फॉर्म। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे अभी दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम करना बाकी है। ए ने अभी इनको 1000 रुपए नहीं दिए, बी ने इनको वॉच भी नहीं दी। दैट मीन्स दोनों पार्टीज का अभी प्रॉमिस फुलफिल करना पेंडिंग है। दैट मीन्स दिस विल बी नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब सेक्शन 10 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के जब सारे असेंशियल्स पूरे हो जाते हैं। हम इन असेंशियल्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे, एक पूरी क्लास है इसके लिए। तो जब कभी भी हमारे असेंशियल्स जो हैं वो सेक्शन 10 के पूरे हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, देखिए दो टर्म्स होती हैं, मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। दो चीजें होती हैं, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है जी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, पहले मैं आपको वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझाती हूँ। देखिए ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे 100 kg ऑफ राइस इस पर्टिकुलर डेट पर खरीद लूंगा। 100 kg ऑफ राइस आप मुझे सप्लाई करना और मैं आपको इसके पैसे दूंगा। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास कर दिया और उसमें यह लिखा कि कोई भी पर्सन राइस की सेल या परचेज आम मार्केट में नहीं कर सकता। दैट मीन्स अब ये जो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये इनका ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट था, जब इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था, जब इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था तब ये कॉन्ट्रैक्ट इनका वैलिड था। लेकिन बाद में लेटर ऑन गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से अब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो जैसा कि हमने किया था कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, लॉ अलाउ करता हो आपका एक काम, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर लॉ आपको अलाउ नहीं करता तो आप ये काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब इनका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम पर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को किया था वो वैलिड था, लेकिन आज लेटर ऑन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे
लॉ की वैलिडिटी कभी डिराइव ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पीछे किया एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ अलाउ करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ अलाउ नहीं करता, उसको फिर हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लॉ हमें अलाउ ही नहीं करता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल में लॉ कहता है कि कोई भी एक 18 साल से कम का पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी एक 18 साल से कम का पर्सन किसी भी एग्रीमेंट में एंटर कर जाता है तो उसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट ऐसा है जिसके अंदर लॉ की एनफोर्सेबिलिटी कभी आ ही नहीं रही है। लॉ की एनफोर्सेबिलिटी कभी आ ही नहीं रही है। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर कुछ भी लीगल इम्प्लीकेशंस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे दो में से एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है। दैट मीन्स ए ने बी से जबरदस्ती उसकी वॉच लेके उसे 5,000 रुपए दे दिए, लेकिन वो वॉच है रोलेक्स की 5 लाख रुपए की। तो क्या ए बी जो है वो अपनी वॉच को 5,000 रुपए में दे देंगे ए को? नहीं। तो अब जबरदस्ती ए ने बी से उनकी वॉच ले ली 5,000 रुपए की, जो कि कितने की है, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। तो अब इन्होंने वॉच तो ले ली, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, साइन भी करवा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन बी कहता है कि सर मेरा क्या बनेगा, मैंने अपनी वॉच जब देनी ही नहीं थी, इन्होंने मेरे सिर पे बंदूक रख दी और मुझे बोला अगर तुमने मुझे अपनी वॉच नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे अपनी वॉच देनी पड़ी, लेकिन अब अब वो मेरी वॉच ले गए, अब मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, अब मुझे मेरी वॉच वापस चाहिए, मुझे मेरी वॉच वापस दिला के दो। दैट मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दूसरी पार्टी अगर कभी भी कोर्ट के अंदर चली जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसकी कोई भी लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं कंसीडर की जाएंगी। ठीक है जी। दैट मीन्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक पार्टी जब तक कोर्ट में नहीं जाती, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, एक पार्टी जब तक कोर्ट में नहीं जाती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अगर जैसे ही वो पार्टी कोर्ट के अंदर चली जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवाने के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें एक पार्टी की ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट रखना है या फिर बाहर फेंकना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है जी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। आई होप आप सब लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग असेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या इसमें से नहीं समझ में आया, क्या आपको मुश्किल लग रहा है, कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी कोई भी वीडियो आपके पास यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाती है।
ठीक है जी। और एक बात और, अगर आपको क्लैट 2021 प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। ठीक है जी। पेपर में अब आप सिर्फ रट्टाफिकेशन से पेपर पास नहीं कर सकते हैं, अब आपको एनालिटिकल थिंकिंग के अप्रोच से पेपर क्लियर करना होगा। ठीक है जी। सो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। And again, please like and subscribe our channel, Course Edu Info Maths. Thank you very much.